बाजार बोलता है। इसमें हम पहले एफआईज जेआईज का डेटा एक बार चेक कर लेते हैं कि एफआईज ने कल क्या किया। कल सेल ऑफ किया है उन्होंने और उसका एक इम्पैक्ट दिख भी रहा था कल के मार्केट में। 3832 करोड़ रुपए की सेलिंग करके गए हैं, लेकिन अच्छी बात यही है कि डीआईज ने जम के खरीदारी की 9394 करोड़ रुपए की, लेकिन डीआईज की खरीदारी उतनी दिखी नहीं। मार्केट में अगेन वही फियर आ जाता है कि डीआईज बाय भी करते हैं तो पता नहीं चलता कि कौन से शेयर खरीदने कौन से इंडेक्स खरीदने। जब एफआईज 1500 करोड़ की भी खरीदारी करते हैं तो मार्केट को पता लग जाता है कि हाँ मार्केट ठीक है, स्ट्रेंथ है। ये डेटा है, अच्छा है, लेकिन उतना नहीं। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं। कल अमेरिकन मार्केट्स में क्या हुआ और आज एशियन मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट सुबह तो काफ़ी मंदे थे, अब थोड़ा थोड़ा संभलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी 1% तो नीचे है, 1.25%। निकाई और कोस्पी में करीब 1.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। शंघाई और शंघाई और हैंसेंग माफ़ कीजिएगा करीब 0.25% नीचे हैं। डाओ जरूर ग्रीन में बंद हुआ था। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो ऐसे मार्केट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो उन शेयर्स में देखें तो जुबिलेंट इंग्रीडिया करीब 7% ऊपर है। धानी में लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है, 6% आज भी ऊपर है। आइडिया फोर्स में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, लगातार 6% ऊपर। शिपिंग कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये शिपिंग रेट बढ़ने और क्रूड ऑयल के कीमतों के बढ़ने का इम्पैक्ट है, ये दोनों ही शेयर आज ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कि कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ खोते हुए दिख रहे हैं। तो एसईपीसी करीब 2-3 दिन की तेजी के बाद आज करीब 4.5% नीचे। जीटीएल इंफ्रा में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इंडिगो में आज 4% की पिटाई आज भी हो गई है, कल भी 2.5% पिटा था ये शेयर। टीटीएमएल और रूट मोबाइल करीब ये 4% नीचे हैं। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट में किस तरह से चीज़ें पैन आउट होती हैं। लेकिन कुछ एक खबरें जो इस समय सबसे बड़ी खबर चल रही है वो है ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर कि हमने देखा कि सर एक बड़ा अटैक जो कि इजराइल की तरफ से हुआ है और उसकी वजह से आज हमने देखा कि क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज़ी आती हुई दिखाई दी है। हमने देखा कि क्रूड ऑयल करीब 10% उछलकर $76 पर पहुंच चुका है, 2 महीने का हाई है। और साथ ही जो इजराइल ने ईरान पर अटैक किया उसमें ये खबर भी आई है कि कहीं ना कहीं उनकी कुछ न्यूक्लियर साइट्स को भी नुकसान हुआ है और उसका एक रिटेलिएशन यानी कि उसका बदला लेने के लिए ईरान भी आतुर है। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमारा कोई हाथ ही नहीं है। और अब जो रिस्क क्रिएट हो रहा है, जो क्रूड ऑयल बढ़ा है कि स्ट्रेट और हॉर्मुज़ जहाँ पर कि 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई होती है उस वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और उसकी वजह से आज हमने देखा कि क्रूड ऑयल 10% ऊपर आ गया, कल भी 5% ऊपर था क्रूड ऑयल। यूएस के जो क्रूड स्टॉक फॉल है वो भी एक जो उनकी इन्वेंट्री है वो भी गिरी थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि थोड़ा सा डिमांड साइड दिख रही है वहाँ पर कि क्रिएट हो रही है। और फेड रेट के कट होने की उम्मीद से भी क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली है। प्रशांत सर, क्रूड ऑयल के लिए अचानक से सारे फैक्टर इस तरह के हो गए कि क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ ही जा रही है, क्योंकि एक तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क ईरान वाला, दूसरा कि फेड रेट कट की बातें हो रही है कि सितंबर से रेट कट भी आ जाएगा, इस शायद पॉलिसी में ना आ पाए। तीसरा कि चाइना अमेरिका की जो ट्रेड डील की बातें अब हो रही हैं कि दोनों देशों में मंदी शायद नहीं आएगी, इससे भी क्रूड को सहारा मिला है। तो ये सारे फैक्टर मिलकर सर क्रूड को कहाँ तक ले जाएंगे और आपका क्या टेक है क्रूड पर? जिस तरीके से अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, जहाँ पे ईरान इराक के बीच में जो भी तनाव है, वहाँ पे एक मेजर रिजर्व है ऑयल का। दैट इज द मेजर रीजन फॉर वाई अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो सप्लाई में डिस्टर्बेंस आ जाएगा और डिमांड तो ऑलरेडी ऑब्वियसली है, तो वो प्राइस हाइक में आ जाएगा। मेरे हिसाब से 80-82 कैन बी ए स्पार्क फ्रॉम करंट लेवल्स ऑल्सो, अगर ये एस्केलेट होता है। एंड इवन जो रिजर्व्स कम हुए हैं, यूएस के जो डेटा आया हुआ है, तो वहां पे भी मुझे लगता है कि फिर डिमांड के हिसाब से डिमांड तो ऑब्वियसली सेव ही रहेगा, बढ़ते रहेगा, बट अगर रिजर्व्स में अगर सप्लाई में कम होता है तो प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो 80-82 इज माय अजम्पशन ऑन दी क्रूड प्राइस। बट जिस तरीके से बड़े इवेंट्स चल रहे हैं, मुझे लगता है कि जून, हमने लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी, जून या जुलाई 9 का ये 90 डेज का पीरियड खत्म होता है। जब ये 90 डेज का जो ट्रम्प टैरिफ का टाइम खत्म होने के लिए आएगा, ट्रम्प बहुत सारे स्ट्रेटेजीज यूज करेगा अपने बातों को मनवाने के लिए। अभी भी 10 मिनट पहले मैं एक बात में कहीं पढ़ रहा था जहाँ पे ट्रम्प ने ये बोला है कि ऑटो के लिए 25% का टैरिफ तो आएगा ही ग्लोबल प्लेयर्स के लिए, टू सपोर्ट देयर ओन ऑटो प्रोडक्शन।
तो इमीडिएटली एक आउटर सेक्टर के ऊपर कुछ कमेंट्स आ गया। तो आई थिंक नेक्स्ट 25 टू 1 मंथ, वन डेज, तो मुझे लगता है कि वहां पे ट्रम्प बहुत सारे ऐसे हेडलाइंस बनाएगा, बिकॉज अभी भी उनके पास टाइम है नेगोशिएट करके उनके साथ एक ट्रेड डील साइन करने के लिए। तो इट विल बी लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी गोइंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 25 डेज। एंड जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन, फेड का तो मुझे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी इंटरेस्ट रेट कट्स राइट नाउ। आई थिंक ये जो 90 डेज पीरियड होने के बाद जिस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक डेटा यूएस के आते हैं, तब तक फेड के बारे में कुछ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो फेड के बारे में अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये जो अटैक हुआ है सर, इसमें एक चीज़ और हमने देखी है कि गोल्ड की प्राइसेस भी ऊपर आ गई हैं। तो गोल्ड फाइनेंस से जुड़ी कंपनीज पर आपका टेक? ओवरऑल पॉजिटिव ही है। जैसे थोड़े दिन पहले आरबीआई ने भी उनको एक बड़ा बूस्टिंग सपोर्ट दिया था, जहाँ पे जो लोन अगेंस्ट वैल्यू था वो शायद 75 की बात कर रहे थे, वो 85 कर दिया, अर्लियर इट वाज 90। सो मोटा मोटी इट्स ए पॉजिटिव व्यू। गोल्ड ऊपर जाना है, आई थिंक इट इज अ वेरी पॉजिटिव फॉर देम, बिकॉज उनका जो लोन देने का जो वैल्यू होता है वो ज्यादा हो जाएगा, एंड आई थिंक दे कैन अर्न मोर निम मार्जिन। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही हूँ ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन सर तेल कीमतों में क्या राहत मिल पाएगी? डोनाल्ड ट्रंप एग्रेसिव नहीं हो रहे ईरान के साथ। वो शायद ये बात, उन्होंने ऐसा तो नहीं कि इजराइल को आगे किया है कि आप जाकर न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करो, क्योंकि कल उन्होंने लेट नाइट में उन्होंने ट्रुथ सोशल पर, जहां वो ट्वीट करते हैं अक्सर, उन्होंने बोला कि ईरान के साथ बातचीत से हल निकाल लेंगे, ईरान से न्यूक्लियर डील पर भी बातचीत कर लेंगे। और हालांकि बीच में टेंशन बढ़ रही थी, और टेंशन बढ़ने से क्रूड ऑयल की कीमतों में हमने परसों उनके बयानों से ये देखा था कि क्रूड ऑयल में 5% की तेज़ी आई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर यू टर्न मार लिया। अब जी सर, बिल्कुल सर बताएं। उनका यू टर्न तो आपने देखा ही है, लास्ट 60 दिनों में कितनी बार देख लिया। जनवरी से हम लोग बहुत सारी चीजें, फ्राइडे को एक बात होती है, मंडे की अलग बात होती है। 2 दिन पहले भी एक फोटो ऐसा 89 पे आसपास कहीं पे आया था कि डील विद चाइना इज डन, और इमीडिएटली उसके बाद कुछ नया मोमेंटम आ गया, एल्यूमिनियम स्टील के ऊपर कुछ इमीडिएटली 55% के आसपास वो टैरिफ लगा दिया। तो यू टर्न उनका होते रहेगा। अब जिस तरीके से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे लोग ब्लेम कर रहे हैं यूएस के लिए, और यूएस आगे आके बता रहा है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि मतलब चोर आके बोल रहा है कि मैंने चोरी नहीं किया। तो दिस इज हाउ मार्केट्स आर विविंग। तो मुझे लगता है कि ये वॉलेटिलिटी बाकी रहेगा, एंड ट्रम्प और ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने ट्वीट्स करते हैं, स्ट्रेटेजिकली हर डायलॉग्स को, हर हेडलाइंस को बनाते हैं। सो जब तक 90 डेज खत्म नहीं होता है, वी विल फेस दिस काइंड ऑफ हेडलाइंस। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान ने भी 100 ड्रोन्स इजराइल पर अटैक किए हैं। ये बड़ी खबर इस समय की, 100 ड्रोन्स उन्होंने इजराइल पर दागे हैं। अभी जस्ट कुछ मिनट पहले की खबर आई है। और जॉर्डन क्लोजेस एयर स्पेस टू ऑल फ्लाइट्स आफ्टर इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान। तो जॉर्डन अपनी पहले ही जो हवाई सेवाएं हैं उनको बंद कर चुका है, और काफ़ी कुछ बाकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लेकिन अब ये बिल्कुल विजुअल्स आ रहे हैं, देखिए थोड़ा अटैक। सर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क अब हर महीने ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से ख़त्म हो जाएगा, ये तो हर महीने बढ़ने लगा। कभी भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं, कभी इजराइल ईरान लड़ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? सर इसके पीछे किसका हाथ है ये बोलना बहुत ही मुश्किल है, बट अगेन जिस तरीके से मैंने कुछ स्टडी किए हैं, 2025 पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है, मार्च 2026 तक, we will have a lot of geopolitical tensions which will be created or which will be developed by the developed countries like US। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग को झेलना ही पड़ेगा। 4 महीने के लिए ये चलेगा, 2 महीने के लिए वो चलेगा, फिर इमीडिएटली रशिया और यूक्रेन के साथ कुछ जो छोटा मोटा बातें हो जाएगी। तो आई थिंक दिस होल फाइनेंशियल ईयर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चलते रहेंगे जब तक एक यूएस का वो सेटलमेंट होता नहीं है, बिकॉज ही वांट्स टू गेट ए ट्रेड डील विद एवरी बिग इकोनॉमिक्स, ईरान, इराक, इजराइल, रशिया, चाइना, इंडिया, सबके साथ वो ट्रेड डील करना चाहता है, और सबसे बड़ा वो किंग बनने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब ऐसे रहेगा तो ही इज प्लेइंग वेरी स्ट्रेटेजिकली विद एवरी कंट्रीज। वैसे सर हर बार हमने देखा है कि अक्सर जब ये युद्ध की प्रॉब्लम शुरू होती हैं, फ्राइडे थर्सडे से शुरू होती हैं टेंशनबाजी, और संडे को उनका पीक बन जाता है। लगता है इस बार भी पीक बन जाएगा, और उनका पीक बनने का मतलब है कि मंडे को मार्केट रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग होता है। आपको याद होगा भारत पाकिस्तान के केस में भी फ्राइडे के मार्केट को देखकर और फ्राइडे की परिस्थितियों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि संडे को सारा कुछ शांत हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा। क्या इस बार भी मार्केट में ये रिस्क लेकर चला जा सकता है आज?
ऑब्वियसली यस सर, मैं बोलता हूँ कि वीकेंड्स में जब भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, एक रिस्की इन्वेस्टर जो ट्रेडिंग एक अच्छे से स्टॉप लॉस के हिसाब से खड़ा कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं सुबह भी अपने क्लाइंट्स को, अपने ब्रांचेस को वही चीज बता रहा था कि देखो 200-300 पॉइंट, मतलब ये देखो, ये ऐसे जियोपॉलिटिकल टेंशन अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे, बट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलेगा नहीं फिर से। तो आई थिंक वी हैव टू टेक सम पोजीशंस एंड गो फॉरवर्ड, नॉट ऑन द निफ्टी साइड बट स्टॉक स्पेसिफिक, फंडामेंटली कोई अच्छे कंपनीज रहेंगे तो वहां पे आपको लेके जाना चाहिए। ठीक है सर, क्रूड ऑयल से जुड़े हुए कुछ शेयर लाइक हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, वेदांता और सेलन एक्सप्लोरेशन, जो रिग बनाने वाली कंपनी लाइक अबान ऑफशोर, इनमें किसी पर कोई पॉजिटिव बेट लेकर जाना चाहेंगे आप? मैं ऑब्वियसली आई एम गोइंग फॉर ऑयल इंडिया एंड ओएनजीसी, नॉट फॉर दीज अदर कंपनीज, तो बेटर टू हैव अ ट्रेडिंग व्यू ऑन दीज टू स्टॉक्स। ठीक है सर, शुगर कंपनियों पर कोई बेट, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल चलता है तो शुगर कंपनियों को भी एक लाइफलाइन मिल जाती है कि वो इथेनॉल थोड़ा ठीक ठाक प्राइस पर बेच लें, थोड़ी इथेनॉल की भी डिमांड क्रिएट हो जाती है। लग रहा है क्योंकि शुगर कंपनी भी बज में थी पिछले 2-3 दिन से। देखो डिमांड तो आ जाती है, बट आई थिंक प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दे डोंट हैव दैट डिमांडिंग प्लेस, तो वो हिसाब से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। रेणुका में है, बलरामपुर में है, बट आई विल अवॉइड शुगर सेक्टर राइट नाउ। ठीक है, तो फिलहाल शुगर सेक्टर को अभी आप दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। फेड क्या ब्याज दरें घटाएगा या नहीं, इस पर अब थोड़े से सवाल बन गए हैं, क्योंकि सिटी की एक रिपोर्ट आई है। सिटी ने कहा है कि अमेरिका सितंबर से इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू कर देगा, और इस बार जो इंटरेस्ट रेट कट करेगा वो छोटे मोटे नहीं होंगे, वो 125 बेसिस पॉइंट होंगे। मतलब वो एक बार में नहीं करेगा 125 बेसिस पॉइंट, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली करेगा। उन्होंने टाइम लिमिट दी है कि कुछ महीनों में इस तरह के रेट कट्स होंगे। 125 बेसिस पॉइंट के टोटल कट्स अमेरिका करेगा। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी फेड के चेयरमैन से कह रहे हैं कि भाई आप 200 बेसिस पॉइंट का रेट कट करो, ताकि धीरे धीरे करके कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन करो, और हम इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल में रखे हुए हैं। और आप क्या चाहते हो, हमसे क्या चाहते हो आप? और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप इंटरेस्ट रेट कट करोगे तो अमेरिका को एनुअली करीब $600 बिलियन का सालाना फ़ायदा होगा, जो कि उनको ट्रेजरी के लोन्स वगैरह चुकाने उसमें। तो सर ये जो खबर है, ये देखिए, अब इस समय दो चीज़ें आ गई हैं। एक तो फेड की मीटिंग है सर नेक्स्ट वीक, अब हम कुछ खबरों के साथ जा रहे हैं। एक तो फेड की मीटिंग के साथ जा रहे हैं जो नेक्स्ट वीक होने वाली है, एक G7 की मीटिंग होने जा रही है। मैं एक बार इवेंट्स नेक्स्ट वीक भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इवेंट्स नेक्स्ट वीक होने वाले क्या हैं। उसमें एक G7 देशों की बैठक होने जा रही है, जिसमें कि माना जा रहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते थोड़े ठीक ठाक हो जाएंगे। 16 और 17 जून को पॉलिसी जापान में पॉलिसी है, जहां पर कि पहले माना जा रहा था इस मंथ के पहले तक कि शायद रेट हाइक आएगा, लेकिन अब ये रेट हाइक डेफर होता हुआ दिख रहा है। इस बार नहीं होगा, हो सकता है सितंबर वगैरह में हो। तो वहाँ से भी एक कूल ऑफ इम्पैक्ट दिख रहा है जापान से कि शायद इस पॉलिसी में रेट हाइक ना हो। और फेड की जो पॉलिसी है वो 18 जून को पॉलिसी की अनाउंसमेंट्स आ जाएंगी। तो उसमें ये माना जा रहा है कि रेट कट इस बार तो नहीं होगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि टोन फेड चेयरमैन की ठीक ठाक रहे और उससे मार्केट खुश हो जाए। सर आप खुश होंगे, मतलब अगर फेड के चेयरमैन की टोन थोड़ी सी डाउन होती है, रेट कट को लेकर थोड़े वो आते हैं, और बैंक ऑफ जापान भी अगर रेट नहीं बढ़ाता है तो? देखो फेड ने 2-3 बार मैंने उसके वीडियोस देखे हैं जहां पे उन्होंने बताया कि वी विल वेट एंड वॉच फॉर द 90 डेज कंप्लीशन एंड देन जिस तरीके से वो टैरिफ लगाएगा, कौन से कंट्री पे कितना आएगा और उसका रिवर्स इफेक्ट जो उनके इकोनॉमिक को आएगा, वो डेटा देख के ही हम लोग आगे जाएंगे। बट ओवरऑल दे आर इन द मूड ऑफ कटिंग द इंटरेस्ट रेट्स, बट वो स्टार्टिंग कितना अग्रेसिव होगा, फेड की बातें सुनेंगे नहीं सुनेंगे, आई थिंक वो अपने नंबर्स के हिसाब से, अपना माइक्रो इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से जाएंगे फेड चेयरमैन साहब। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। इकोनॉमिक डेटा जो यूएस के आएंगे, जॉब डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, ग्रोथ डेटा, स्पेंडिंग डेटा जो भी है, सब देखने के बाद ही हम लोग अच्छे कमेंट कर सकते हैं। बट टाइम बिंग यस, ये फाइनेंशियल ईयर में शायद 100 बेसिस पॉइंट का एक अजम्पशन लेके जाना जा सकता है। ठीक है सर, ऐसे में मेटल शेयरों पर क्या करना चाहिए हमको, क्योंकि मेटल अगर देखिए बैंक ऑफ जापान रेट नहीं बढ़ाएगा, वहाँ यूएस रेट कट करने की तरफ जाएगा, तो मेटल कीमतों पर क्या होगा सर? आई एम वेरी मच पॉजिटिव ऑन द मेटल राइट नाउ। मुझे लगता है कि इंडिया चाइना का ट्रेड डील तो आज ना कल तो खत्म होना ही है, यूएस के और चाइना के डील के बीच में। तो आई थिंक दैट विल गो लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू द स्टील इंडस्ट्री ग्लोबली। इंडिया में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, दीज टू कैन बी स्टॉक व्हिच कैन बी फोकस्ड बैक्ड ऑन दीज डील्स। ठीक है, कौन से मेटल शेयर सर अच्छे लग रहे हैं आपको? टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। बस ये दो अच्छे लग रहे हैं, नॉन फेरस में कोई नहीं सर?
No, I'm tracking only these two stocks. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। अगली खबर है, देखिए कल एक बहुत ही भारत में दुखद हादसा हुआ, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ। इसमें देखिए बोइंग का शेयर कल, जो प्लेन क्रैश हुआ वो बोइंग का था 787, उसका शेयर कल अमेरिका में 5% गिरा। देखिए सर, ये जो बोइंग है ना, ये फंसती जा रही है। बोइंग के प्लेन में घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उसकी वजह से उनको ऑर्डर मिलने में दिक्कत हो रही है। पिछले 1.5 साल का ट्रेंड उठाकर देखें तो बोइंग के काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। मैं उन घटनाओं को भी लूँगा, कहाँ कहाँ पर दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, क्या क्या उनका इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन हाल में बोइंग की हालत ऐसी हो गई कि 2018 से पहले तो कंपनी घाटे में चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए और डोनाल्ड ट्रंप जब अभी गल्फ रीजन में अपना विजिट करने गए थे तो उन्होंने कतर से काफ़ी बड़े ऑर्डर्स बोइंग को दिलवाए हैं। बोइंग से इन्हें बोइंग को करीब 210 प्लेन के नए ऑर्डर्स मिले थे और 787 प्लेन के लिए ही मिले थे। उसमें वेरिएंट अलग हो सकता है। बोइंग के इतिहास में ये कतर से जो ऑर्डर मिला था, ये सबसे बड़ा ऑर्डर था अभी तक, यानी कि लाइफलाइन दिलवाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने बोइंग को। कंपनी में अभी करीब 1.7 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और इस नए ऑर्डर से 4 लाख एम्प्लॉयज़ होने की स्ट्रेंथ मानी जा रही थी कि दोबारा से कंपनी रिवाइव हो जाएगी। प्रशांत सर, पहले मुझे ये बताइए, ये जो बोइंग है अब इससे प्लेन खरीदना जारी रखेगा इंडिया, या आपको लगता है ये जो ऑर्डर्स हैं ये एयरबस पर शिफ्ट होने वाले हैं? सर आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड कि बोइंग का ग्लोबल मार्केट शेयर कितना है। ऑलमोस्ट 12 to 15% मार्केट शेयर ग्लोबल में है और इंडिया में भी ऑलमोस्ट वो 10 to 15% का ज्यादा मार्केट शेयर के हिसाब से बोइंग के प्लेन इंडिया में ऑर्डर दिए हुए हैं और अभी चल भी रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और गिव ए कॉमेंट बिकॉज अगर लास्ट 2-3 सालों में अगर हादसे हुए हैं उसमें बोइंग का ही अगर नाम ज्यादा आ रहा है, सी देयर शुड बी क्वेश्चन ऑन द मेंटेनेंस। और जब भी कोई फ्लाइट 5 साल होता है या 10 साल होता है उसके लिए कितना उसको कमर्शियल फ्लाइट में यूज करना चाहिए, कितना उसको पैसेंजर फ्लाइट में यूज करना चाहिए, वहां पे कुछ रेगुलेशन मुझे लगता है कि आना चाहिए इंडिया में। मैंने जब कल जैसे पढ़ा था, मे बी आई एम रॉन्ग इन दैट, बोलते कि जो क्रैश हुआ वो 11 ईयर ओल्ड फ्लाइट था, मतलब प्लेन था। तो आई थिंक वहां पे मेरा क्वेश्चन राइज हो गया था बिकॉज 11 ईयर ओल्ड और इतने लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट अगर जाना है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट्स आने के गुंजाइश ज्यादा रहते हैं। मैंने भी एक बार ये फ्लाइट लिया था, आई थिंक दिल्ली टू बॉम्बे सेम फ्लाइट लिया था, तो वहां पे भी मुझे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस किए थे बिकॉज वो टीवी नहीं चल रहा था, वो रिमोट्स नहीं चल रहे थे, म्यूजिक नहीं आ रहे थे और इवन कॉल बटन्स भी वर्क नहीं कर रहे थे। तो आई हैव फेस्ड दिस लाइक 6 months बैक व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग द सेम फ्लाइट। बट आई थिंक दैट वुड बी द रीजन ओल्डेस्ट फ्लाइट्स को थोड़ा से उसको कमर्शियल में लेके जाना चाहिए, पैसेंजर्स को डालना नहीं चाहिए। ये सब रेगुलेशंस अगर इंडिया गवर्नमेंट अगर उसको फोकस करता है या बोइंग फोकस करता है तो शायद ऐसे हादसे को हम लोग टाला जा सकता है। बट मोर देन 10 year old आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी रिस्की बेट फॉर अस। बट ओवरऑल बोइंग का तो इफेक्ट गिरेगा ही बिकॉज इट्स अ लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, लेकिन बोइंग की जरा हिस्ट्री देख लेते हैं पिछले 1.5 साल की। कितने सारे प्लेन्स में उनकी दिक्कत हुई है, इंडिया में नहीं, काफ़ी सारी जगहों पर हुई है। मार्च 2024 में सिडनी ऑकलैंड की एक फ़्लाइट थी, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जा रही थी, उसमें प्लेन में दिक्कत हुई, 50 लोग इंजर्ड हो गए। मई 2024 में सिंगापुर में एक फ़्लाइट थी, हालांकि उसमें प्रॉब्लम हुई थी, इंजरीज नहीं हुई। रोम से पर्थ जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया जा रही थी एक फ़्लाइट अगस्त 2024 में, उसमें भी प्लेन में दिक्कत हुई, इंजरीज नहीं हुई। नवंबर 2024 में टोक्यो से न्यूयॉर्क जा रही थी फ़्लाइट, उसमें केबिन क्रू काफ़ी इंजर्ड हुए। जनवरी 2025 में मेलबर्न से अबू धाबी जा रही थी फ़्लाइट, इंजरीज नहीं हुई लेकिन प्लेन में दिक्कत हो गई। उसके बाद जनवरी 2024 में अलास्का में एक फ़्लाइट थी जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मई 2024 में सेनेगल में, ये अफ्रीकन रीजन में है देश, वहाँ पर कि 10 लोग इंजर्ड हुए। मार्च 2025 में कोलोराडो से डलास जा रही थी फ़्लाइट, उसमें फायर मतलब कि आग लग गई, हालांकि पैसेंजर्स और पूरा केबिन क्रू सुरक्षित निकाल लिया गया, माइनर इंजरीज रहीं। नवंबर 2024 में लिथुनिया में एक फ़्लाइट के साथ दिक्कत हुई थी जिसमें कि कैप्टन की डेथ हुई और जो केबिन क्रू था उनको इंजरीज आई थी, लेकिन पैसेंजर्स ठीक ठाक रहे। दिसंबर 2024 में अभी 6 महीने पहले ही करीब जेजू, जो कि साउथ कोरिया का एक मेन आइलैंड है, वहाँ पर एक जो फ़्लाइट थी वो पूरी तरह से क्रैश हो गई और उसमें 181 पैसेंजर थे जिसमें से 179 की डेथ हुई। सर, ये इतना सारा ये डेटा है
जिसमें कि आप देखो तो जनवरी 2024 से और ये अभी तक का जून 2025 तक का 1.5 साल में हर जगह केवल बोइंग बोइंग के प्लेन आ रहे हैं। ये सर चक्कर चल क्या रहा है? मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप कब तक बचाएंगे बोइंग को? ऑब्वियसली ये सबने सही पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो आए हैं, तो ऑब्वियसली ही सपोर्टिंग देयर ओन कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां को सपोर्ट करने के लिए। बट आई थिंक अब जिस तरीके से हमने ये जो इवेंट्स देखे हैं, उसमें हम लोग ये चेक करना चाहिए कि ये नए फ्लाइट्स में हुए पुराने फ्लाइट्स में। अगर देखो 10 साल पुराने के फ्लाइट्स में अगर कोई इशू आता है, तो वहाँ पे शायद दी बोइंग हैज टू टेक लॉट ऑफ एक्शंस कि 10 साल के बाद उसको कितना मेंटेनेंस करना चाहिए, उसको वापस एक बार लेके वहाँ पे मेंटेनेंस करके उसको फ्री रिस्ट्रक्चर करके भेजना चाहिए। सो दीज आर द क्वेश्चंस वन शुड राइज राइट नाउ, बट डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दिस। बिल्कुल। चलिए सर, मैं एक डेटा और दिखाता हूँ आपको। अब थोड़ा सा उससे इंडियन एविएशन की पिक्चर तो थोड़ी क्लियर हो एटलीस्ट। इंडियन एविएशन में देखें तो डोमेस्टिक जो हमारा मार्केट है उसमें 64% जो हिस्सा है, मार्केट शेयर है, वो इंडिगो का है। एयर इंडिया का 27% है। लेकिन वहीं अगर इंटरनेशनल रूट पर देखें तो 50% मार्केट शेयर एयर इंडिया का है और 44% इंडिगो का है। बाकी सब माइनर उसमें जाते हैं। सर, चूंकि जब एक एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम इस तरह की हो जाती है, तो थोड़ा सा एक डर तो लगता है उस पर्टिकुलर फ़्लाइट के साथ सफ़र करने में कि इसकी फ़्लाइट बुक नहीं करा रहे, इसके तो प्लेन क्रैश हो रहे हैं। ये एक कंज्यूमर की, एक आम आदमी की थ्योरी चलती है। आपको लगता है कि ये थ्योरी चलेगी और एयर इंडिया पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में प्रेशर आएगा और उसका कहीं ना कहीं गेन इंडिगो या स्पाइस जेट किसी को मिलेगा? इसलिए यस सर, बट अपने को ये देखना चाहिए, देखो व्हेनेवर यू बुक ए फ्लाइट यू नेवर सी विच फ्लाइट यू आर गोइंग। मतलब बोइंग का ले रहे हो, एयरबस का ले रहे हो, कभी देखते नहीं। हम लोग तो देखते हैं फेयर देखते हैं, और इंडिगो का है, एयर इंडिया का देखते हैं। तो अभी शायद मुझे लगता है कि इतने बड़े हादसा होने के बाद लोग ट्राई करेंगे कि ये कौन सी फ्लाइट है। बुक करने से पहले कितनी साल पुरानी है तो पता करना बहुत मुश्किल ही है। बट आई थिंक अगर किसी का एयरबस है तो शायद वहां पे अभी थोड़ा सा भरोसा बैठ जाता है कि जिनके कोई बड़े इवेंट्स हुए नहीं आज तक, तो वहां पे बुकिंग कर लें। तो एक मिक्स ट्रेंड रहेगा, बट टाइम बिंग शॉर्ट टर्म के लिए तो ये जो एयर इंडिया के साथ हुआ है, वो एयर इंडिया के सेल्स और उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इफेक्ट तो गिरेगा ही। इनडायरेक्टली एडवांटेज वो इंडिगो लोगों का आएगा। बट ऑब्वियसली आप देखो इंडिगो के फ्लाइट्स में भी बोइंग के बहुत सारे फ्लाइट्स हैं, प्लेन्स हैं, तो मुझे लगता है वहां पे भी थोड़ा प्रेशर आएगा ही। सो देयर इज अ कंसर्न फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट 1-2 महीने के बाद तो फिर अगेन इट विल बी अ कॉमन फैक्टर टू फ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म शायद इम्पैक्ट आ सकता है इन दोनों कंपनीज़ के लिए। उसमें भी सर, अगर इंडिगो और स्पाइस जेट में से एज एन कंपनी आपको कोई चुनना हो, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे? टाइम बिंग तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी विल गो विद इंडिगो ओनली। जिस तरीके से जो अभी लास्ट कल 2-3 टका था, आज 4-5 टका था। अगर अपने मैं टेक्निकली देखूं तो मुझे लगता है कि इंडिगो में अपॉर्चुनिटी अभी भी इंडिगो देखो डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। अगर 5,000 के आसपास कोई भी रीजन से स्टॉक आता है तो आई थिंक वहां पे एक अच्छा पॉजिटिव बेट बना सकते हैं। ठीक है। अगली खबर सर आईटीआई और एमटीएनएल को लेकर है, जहां पर कि जो उनकी इमूवेबल एसेट्स हैं लाइक ज़मीन, बिल्डिंग जैसी एसेट के ट्रांसफ़र की मंजूरी जल्द ही मिल सकती है। ये एक रिवाइवल प्लान है जो सरकार लेकर आने वाली है। अगले 10 दिन में नई गाइडलाइंस आती हुई दिखाई दे सकती हैं। एसेट मोनेटाइजेशन में भी इससे मदद मिलेगी। तो ये जो जितनी भी इनकी एसेट हैं इनको मोनेटाइज करने की बात हो रही है और अगले 10 दिन में इन पर एक गाइडलाइंस आ सकती हैं। एमटीएनएल ने हाल ही में 8346 करोड़ रुपए के पेमेंट में एक डिफ़ॉल्ट किया था और एमटीएनएल पर करीब 33,500 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ भी हैं, इंक्लूडिंग कर्ज प्लस सम लाइबिलिटीज़ मिलाकर, जिसकी वजह से अब मिनिस्ट्री ये सोच रही है कि इनको जल्द से जल्द मोनेटाइजेशन करने की मंजूरी मिले और प्रोसेस को आसान किया जाए ताकि ये कंपनियां जल्दी से खड़ी हो सकें। क्या लगता है सर, शॉर्ट टर्म ब्लिप इन कंपनियों के शेयरों पर मिलेगा क्या अगर ये खबर आती है तो? देखो अगर अग्रेसिवली ये जो मीटिंग होने वाली है वो अगर क्लियर कट में कोई डिसीजन लेके आएंगे तो आई थिंक पॉजिटिव मोमेंटम एमटीएनएल में भी आएगा और आईटीआई में भी आएगा। बट आई थिंक जिस तरीके से हमने हिस्टोरिकली मीटिंग्स देखे हैं वो पोस्टपोन ही होते हुए 90 डेज के लिए आगे चले जाएंगे, तो उसमें कुछ क्लियर कॉन्फिडेंस तो मुझे तो है नहीं है इन दोनों मीटिंग के अंदर। बट इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू रिवाइव दीज थिंग्स। बट इमीडिएट टर्म्स में अगर क्लियर कट में कोई डिसीजन आता है तो देन दोनों स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। बट माय अजम्पशन इज इट विल बी डिफर्ड अगेन फॉर नेक्स्ट 90 डेज। ठीक है सर, क्या लग रहे हैं सर चार्ट पे दोनों, मतलब कहाँ तक जा सकते हैं? कुछ अगर आप लक्ष्य वगैरह दे दें तो।
MTNL अगेन आई थिंक 60-62 तक एक मतलब एक जंप आ सकता है अगर पॉजिटिविटी यहाँ पे क्लियर कट आती है मीटिंग के बाद। और ITI में मुझे कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं लग रहा है। ITI आई थिंक एक कंसोलिडेशन फेज में ही है, और बेस्ट केस सिनेरियो में आई थिंक ITI कैन बी 370 के आसपास का बेस्ट केस सिनेरियो आएगा। ठीक है, तो बेस्ट केस सिनारियो में 370 ITI जा सकता है और MTNL करीब 62 रुपीज़ तक जा सकता है। प्रशांत सर, आपकी रडार पर इस समय कौन से शेयर हैं, क्योंकि अब 2 दिन में हमने करीब 1500 पॉइंट सेंसेक्स को गिरते हुए देख लिया। तो आप कह भी रहे थे शो की शुरुआत में कि मैंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं और जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो आज से खरीदारी शुरू कर दी है या अभी मंडे से करेंगे, और कौन से हैं वो? सर ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर है कि मैंने ये जो स्टॉक्स है अपने क्लाइंट्स को देना चालू कर चुका हूँ, ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है। बिकॉज व्हेनेवर देयर इज सच काइंड ऑफ वोलेटिलिटी और गैप डाउन होता है, तो मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे क्लाइंट्स, मेरे फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर देते कि अच्छे फंडामेंटल्स में कोई अच्छा पिक दे दो जहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड हो बट अपसाइड 5-10-15% के आसपास वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ में आ जाए। तो उसमें एक तो PPL फार्मा है, आई थिंक टेक्निकली बॉटम आउट हो चुका है। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 199 के आसपास। तो आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग है, एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग या अच्छा का मोमेंटम भी आ सकता है यहाँ से। ए टारगेट कैन बी 220 व्हिच इज ऑलमोस्ट 10% फ्रॉम द करंट लेवल्स। सेकंड स्टॉक अगेन SBI कार्ड्स है, जो वन ऑफ द फेवरेट फंडामेंटल स्टॉक है मेरे लिए। तो करंट लेवल इज ऑलमोस्ट 995 और मुझे लगता है कि यहाँ से 1040-1050 तक एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी SBI कार्ड में मिल सकता है। अगेन E-Pack ड्यूरेबल्स व्हिच इज इनटू आउटसोर्सिंग ऑफ AC प्रोडक्ट्स, तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा बॉटम आउट है टेक्निकल लेवल्स पे, और 348 के आसपास चल रहा है और डाउनसाइड वेरी लिमिटेड है, मतलब आप 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और टारगेट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 380 एंड 400। E-Pack ड्यूरेबल्स अगेन टाटा मोटर्स ऑब्वियसली थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है, मुझे लगता है टेक्निकल पैरामीटर्स में तो ये नीचे आ गया है। हेलो सर, आपने लास्ट टाइम भी सर E-Pack ड्यूरेबल दिया था, वो बड़ा बढ़िया चला भी था। तो इस बार क्या टारगेट दिया सर आपने? वही 380-400 का सेम टारगेट है मेरे लिए E-Pack के लिए। आई थिंक मोमेंटम में आया था बट सडनली बिकॉज ऑफ सेलिंग प्रेशर इन दी काउंटर ये स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, बट आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। इंडिजिन जो रिसेंटली एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ था, मुझे लगता है कि वो 600 के आसपास 591 के आसपास उसका ब्लॉक डील हुआ था इंडिजिन लिमिटेड में, तो वो भी मैं फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू रखता हूँ इंडिजिन पे। और अपोलो हॉस्पिटल्स विच इज अगेन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे मिलते हैं। आज मॉर्निंग से आप देखो बॉटम से अच्छा रिकवर कर दिया, ऑलमोस्ट 50-60 रुपए का मोमेंटम आ चुका है। 7 स्टॉक आजाद इंजीनियरिंग है। मेरा एक व्यू था कि इसके क्लाइंट है GE, और GE इज ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े जो प्लेन के टर्बाइंस बनाता है उसमें ब्लेड सप्लाई करता है। एक्सपेक्टेशन था कि एक गैप डाउन होगा, जो सेम लेवल पे एक्सपेक्टेशन किया था, गैप डाउन में अच्छा रिकवरी कर दिया है। आई थिंक ये भी एक स्टॉक टेक्निकल टर्म्स में बहुत बॉटम आउट हो चुका है, एंड दीज आर द 7 स्टॉक्स व्हिच आई एम ट्रैकिंग राइट नाउ। ठीक है, तो प्रशांत सर ने बता दिए हैं कि वो कौन से स्टॉक्स ट्रैक कर रहे हैं और किन लेवल्स के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इन लेवल्स पर आएंगे तो टारगेट हिट होंगे। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जी जुड़ने वाले हैं। अंशुल जी जुड़ गए क्या PCR टीम? चलिए ठीक है, अभी नहीं जुड़े हैं ये। आजकल अंशुल जी सर सुस्त हो गए हैं, क्या बात है? प्रशांत सर, आपके तो दोस्त मेरे भी दोस्त हैं खैर, लेकिन आपके भी दोस्त हैं, मतलब कुछ बताइए सर उनको। नहीं, बिजी रहेंगे आज के फिर से स्टॉक पिक करने में, जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आई थिंक ही इज बिजी विद हिज क्लाइंट्स। बिल्कुल ठीक है, ये बात ठीक है कि स्टॉक मार्केट के लोग जो जब बिजी होते हैं तो उनको टाइम का ध्यान ही नहीं रहता। सर स्टॉक मार्केट इस तरह का ही है ना कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा सक कर लेता है कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। कई लोग होते हैं सर, हमने भी देखे, मैंने तो रिसर्च हाउस में काम किया, मैंने देखा है। मैं कल सर मेरा 3:45 पे एक मीटिंग था, मैं मार्केट चालू है समझ के चार्ट देख रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, सब लोग उठ के जा रहे हैं। मैं बोला क्यों उठ के जा रहे हो, मार्केट तो भी खत्म नहीं हुआ। फिर देखे तो 3:45 हो चुका था, मीटिंग के लिए जाना, तो फिर सब निकल रहे थे। सो मतलब मार्केट्स का इतना मतलब ज्ञान अंदर घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब हुआ है। और कल से 2 दिन की छुट्टी है, तो अगेन इट्स वेरी बोरिंग डे फॉर अस। सर 5 दिन में स्ट्रेस नहीं होता आपको कि 5 दिन का स्ट्रेस मिटाने के लिए चलो ठीक है 2 दिन की रिलीफ मिल गया? सर नहीं सर, मैं तो रिसर्च और ट्रेडिंग के लिए देयर इज नो मंडे, देयर इज नो संडे। आई थिंक रिसर्च के लिए तो वो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है पढ़ने के लिए, बिकॉज मंडे की तैयारी होती है उसपे,
तो जिस तरीके से अगर ग्लोबल मार्केट्स में अगर ऐसे ऊपर ऊपर नीचे होते हैं तो अपडेट्स तो लेना पड़ता है। क्या पता सैटरडे आफ्टरनून कोई क्लाइंट फोन कर दे और मेरे पास कुछ अपडेट नहीं है कि ये जो इराक और ईरान के बीच में हो रहा है, यूएस क्या बोल रहा है, तो आई शुड नेवर से देम कि आई विल गेट बैक टू यू। आई शुड ऑलवेज टेल देम कि यस आई हैव सीन दिस, आई हैव अपडेटेड दिस। तो ये चीज बोलना पड़ता है। तो आई थिंक फॉर रिसर्च हाउस, फॉर ट्रेडिंग एंड ऑल, देयर इज नो संडे एंड मंडे। ठीक है, अब अंशुल जी भी जुड़ चुके हैं सर, मुलाकात तो आपकी करा ही देता हूँ। अंशुल भाई गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, प्रशांत भाई को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। अंशुल भाई कहाँ रह जाते हो आजकल, 11:05 11:06 तक आते हो? आज ईमानदारी से सर मैं भूल गया था लैपटॉप चालू करना। 11 बजे जब आजू बाजू वाले उंगली गिर गई 11 बज गया, कहाँ खोए हो, तब याद आया। मतलब आपको अब हमारी याद नहीं आनी बंद हो गई है, राइट? नहीं, मैं चैट जीपीटी पे घुसा हुआ था सर, वो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम वाला जो आपको नहीं बताया था फोन पे, अच्छा उसकी अच्छा अच्छा। कोडिंग कल रात को 2 बज गया था। अभी भी वहीं लगा हूं तो दिमाग एकदम वहां पे घुस गया है। अरे वाह। मुझे लगा टाटा स्टील खरीदने में घुस गए हो। टाटा स्टील अभी टाइम है 142 के आसपास देखेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए प्रशांत सर आपकी मुलाकात भी हो गई और सर आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू प्रशांत सर। थैंक यू, थैंक यू।